बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, लाखों सोगवारों की मौजूदगी में शहीद अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, लेकिन उनकी आखिरी रसूमात की तकरीबात का सिलसिला जारी है और अब मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ उनका जो जस्ते खाकी है वो उनके आबाई इलाके मशहद में लाया जाएगा और वहाँ पे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। किन किन तारीखों में कहाँ कहाँ इसने पहुँचना है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, तवील जो वफ्द था वो वहाँ पर पहुंचा है और उसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में की गई है, जिसपे पाकिस्तान का ईरान की क़यादत ने शुक्रिया अदा किया है। जो सुप्रीम लीडर इस वक्त के मौजूदा सुप्रीम लीडर है ईरान के, मुश्तबा खामनाई, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन उनकी बहू, उनके 3 बेटे और दीगर जो उनके करीबी फैमिली के लोग हैं वो उसमें मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ही शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस शर्मनाक बयान जिसमें वो धमकी दे रहे हैं कि वो इस मौके पर उनकी तमाम लीडरशिप को निशाना बना सकते थे। ईरानी अवाम जो कहा जा रहा है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा ये इज्तिमा था किसी भी आखिरी रसूमात के मौके पर। 2 करोड़ से जायद इसमें कहा जा रहा है कि ईरानी और दीगर गैर मुल्की, जिसमें 100 से जायद ममालिक के तो मंदूबीन मौजूद थे, वो उसमें शरीक हुए। खासतौर पर जो एक मैसेज दिया गया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया ईरान की क़यादत की तरफ से, एक मजबूत सियासी शो भी उन्होंने दिखाया इस मौके पर और उनके जो सेंटिमेंट्स थे, जो जज्बात थे, जो दुख था, जो यूनिटी थी, वो जज्बात से भरे हुए मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी कहने पर मजबूर हो गए कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईरान की अवाम अपने सुप्रीम लीडर से इतनी मोहब्बत करती है, इस कदर वो उनके लिए रो रहे हैं। मुझे तो कुछ और ही पिक्चर दिखाई गई थी। तो ये एक तरह की एक्नॉलेजमेंट भी है, एक तरह की अपनी जो गलत फहमी या गलत ब्रीफिंग या मिसकैलकुलेशन जिससे मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप को बताकर या ब्रीफ करके उन्हें ट्रैप किया गया है। ये यूं कह लीजिए कि अब वो एक फेस सेविंग उनको चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि जो मुझे अंदाजा नहीं था कि ईरान के अवाम अपने लीडर से इतनी मोहब्बत करते हैं, जिसे उन्होंने पहले ही हमले में शहीद कर दिया था। और एक नाकाम कोशिश की गई थी रिजीम चेंज की। रिजीम चेंज वहां तो नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत से किरदार तब्दील हो चुके हैं, बहुत से अहम ओहदेदार तब्दील हो चुके हैं और इत्तेहाद आपस का वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। एक बहुत ही वाज़े और एक बड़ी दरार आ चुकी है इजराइल और अमेरिका के दरमियान में। और नेतन्याहू का आपने वो बयान देखा होगा जिसमें जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल को ख्याल करना चाहिए कि दुनिया में वाहिद एक मजबूत इत्तेहादी को वो इस तरह से तनकीद का निशाना बना रहा है, जिस पर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि भाई सिर्फ अमेरिका ही हमारा इत्तेहादी नहीं है, बल्कि भारत को, उन्होंने भारतीय अवाम को भी अपना इत्तेहादी कहा है। फॉक्स न्यूज पे गुफ्तगू करते हुए या इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने क्या कहा, पहले जेडी वेंस की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद नेतन्याहू का जवाब क्या है, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. Mm-hmm. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there, and we have many others. Let me tell you where we have support, because it's fashionable now, and you know, in many countries, because their media and their social media are inundated with anti-Israel, anti-Semitic material. Many leaders, you know, call me up and say, "Hey, look, I've got this problem with public opinion, but I want you to know we respect you, and can we make some deals, and can you teach us some of the things that your military does, and can we have some of your AI and cyber expertise?" You know, Israel is the number 2 country in cyber in the world, and our technology is absurd. It's so good. The relations are not quite as they appear, and we have many friends. तो नाज़रीन, नेतन्याहू की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कहते हैं मैं जेडी वेंस की इज्जत करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी हर बात से इत्तेफाक करूँ। और एक अमेरिका के अलावा एक छोटा सा मुल्क
तंजिया तौर पे उसने कहा कि जिसकी आबादी लगभग 1.4 बिलियन है, वो भी हमारे सपोर्ट करता है। तो ये दोनों बुनियादी तौर पे एक कजन है, ये पूरी दुनिया से वाकिफ है। एक ग्रेटर इजराइल की बात करता है, दूसरा अखंड भारत की बात करता है। एक मुसलमानों पर, गजा पर, फलस्तीन के ऊपर, लिबनान के ऊपर, शाम के ऊपर, ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और किसी भी मुल्क को अपनी वो मलकियत समझता है। उनके घरों को, उनकी आबादियों को मस्मार किया जाता है। और उसकी बदतरीन मिसाल इस छोटे से विजुअल में आपको दिखाता हूं। भारत के अंदर किस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं तमाम अक़लियतों के ऊपर, खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन जरा देखिए, एक नाके के ऊपर फलस्तीनी फैमिली को रोका गया है और जो शैतानी या बदबूदार किस्म की IDF है या उनकी फोर्सेस हैं, उस फैमिली को किस तरह से उन्होंने रोका और एक दस्ती बम उस गाड़ी के अंदर फेंक के उसे दबाया गया है। क्या अप्रोच है, क्या ट्रेनिंग है, किस तरह से मासूमों को, ये चाहे उसमें बच्चे हों, ख्वातीन हों, बुजुर्ग हों, किस तरह से उन्हें बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, उसकी छोटी सी झलक इस विजुअल में देखिए। तो नाज़रीन, ये वो माइंडसेट है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया को, उसके अमन को खतरा लाहक है। और इसी वजह से ये जो आप पूरे मगरिब के अंदर एक लहर देख रहे हैं नफरत की, इजराइल के खिलाफ, इजरायली इक़दामात के खिलाफ, इजरायली फोर्सेस के खिलाफ, इसके पीछे ये वजह और ये माइंडसेट है जिसके अंदर किसी को भी ना तो जीने का हक हासिल है, ना ही अपने अंदाज में वहां पे कोई मजहबी रसूमात अदा करने का हक है। आपने देखा था कि क्रिसमस के मौके पर किस तरह से भारत के अंदर भी और किस तरह से इजराइल के अंदर भी क्रिश्चियंस को निशाना बनाया गया, किस तरह से चर्चिज की, जिस तरह से बेहुरमती की गई, जिस तरह से उन्हें पाबंदी का निशाना बनाया गया कि आप अपनी सेलिब्रेशन तक नहीं कर सकते। यही सूरत हाल भारत में, जितनी भी आज़ादी की तहरीकें, उन्हें ताकत के जोर पर कुचला जाता है, उन्हें दबाया जाता है। और इस वक्त भी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नाज़रीन लगभग 5.6 बिलियन डॉलर्स हैं जो कि अब अपने टैक्स पेयर्स का पैसा असले की साजो सामान की खरीदारी में लगाया जा रहा है। और नाज़रीन, खबर क्या है, कहा जा रहा है कि इंडिया अप्रूव्ड ऑन फ्राइडे द परचेज ऑफ रेंज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फॉर इट्स डिफेंस फोर्सेस वर्थ 5.46 बिलियन इंक्लूडिंग मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एंड कामिकाज़ी ड्रोन्स। तो ये वो सारा पैसा है जो कि जंगों के ऊपर, असले की खरीदारी के ऊपर मुसलसल झोंका जा रहा है। और जिस तरह से हम बार बार पहले भी कह चुके हैं कि इनके पास राफेल नहीं थे, लेकिन इनको ये भरम था कि अगर हमारे पास राफेल आ जाएंगे तो हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे। फिर इनके पास राफेल आए भी और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई, क्या दुर्गत हमने बनाई, वो भी हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप 80 से ज्यादा बार, लगभग 100 बार अब तो ये कह चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने इनके 11 प्यारे गिराए। और इनके अपने ऑफिशियल्स जो है वो स्लिप ऑफ टंग के अंदर कह जाते हैं कि जी हमारे पास 32 राफेल बाकी बच चुके हैं। फिर उसकी करेक्शन की जाती है कि जिन्हें 36 हैं। इनके सर्विसेज चीफ्स हों या इनके हाजिर सर्विस फौजी हों, सभी की तरफ से इनका मोराल डाउन है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसे ये बेच सकें सिवाय प्रोपेगेंडे के, झूठ के। और अब इनके पास एक मीडियम है, वो है गोदी मीडिया का, जिसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इनके पास पुराना राग अलाप लाप के, वो भी जो इनका मंजन है, दुनिया वो खरीदने को तैयार नहीं है। तो अब सूरत हाल ये नाज़रीन कि जो इजराइल के अंदर हो रहा है उस पर पूरी दुनिया आवाज उठा रही है। तैयब उर्दवान की तरफ से, तुर्की के सदर की तरफ से कहा गया है कि इजरायली हुकूमत को हरगिज़ ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो एक बार फिर से पूरे खत्ते को जंग, बारूद और खुरेजी की तरफ धकेल दे। और ईरान अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद दुनिया ने सुकून का सांस लिया है, सुख का सांस लिया है। अगला दौर होने जा रहे हैं नाज़रीन, और पहला जो पिछले 2 अदवार हुए हैं मुआहिदे के बाद, MOU पर दस्तखत होने के बाद दोहा में, वो ज़्यादा उसमें पेशरफ्त नहीं हुई और वो बराह रास्त थे भी नहीं। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद या एतराज़ रहा है माजी में भी ईरान को, और अभी भी है। इस बार भी कहा यह जा रहा है कि इन्हीं दोनों की शिरकत मुतवक्की है, लेकिन मुमकिन तौर पर किसी अहम बड़े ओहदेदार, जिसमें हो सकता है कि JD वैंस, या फिर बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की खबरें भी इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं कि वो मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद का दौरा कर सकते
सकते हैं। 11 को इसका आगाज होने जा रहा है, 11 जुलाई को अगली बैठक होगी और तकनीकी जो मुज़ाकरात हैं वो लगभग 13 और 14 को होंगे, जिसमें टेक्निकल टीम्स होंगी। आधा हुर्मुज़ की जो मूवमेंट है उसको किस तरह से स्मूथली यकीनी बनाना है, अफज़ूदा शुदा यूरेनियम को किस तरह से ठिकाने लगाना है, एटमी हथियारों के हुसूल को किस तरह से रोकना है, और फिर ईरान के जो मुतालबात हैं उनकी तामीर नौ के लिए जो $300 बिलियन का मुआवजा आना है। $3 बिलियन ये मुतालबा कर चुका है ईरान के हर जो मुज़ाकराती दौर होगा उसके बाद उसे रिलीज किया जाए, उनकी फ्रीज असासों को अनफ्रीज किया जाए, उनके ऊपर लगी पाबंदियों को खत्म किया जाए। लेकिन इस वक्त जो तेल की तरसील है, जो तिजारत है वो शुरू हो चुकी है कतर के साथ लगभग 5 से 6 महीने के बाद जो ट्रेड है उसका आगाज हो चुका है ईरान का। ईरान ये कहता है कि 20% जायद मुआवजे पर हम अपना तेल जो है इस वक्त एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा है कि जो अधूरी पाइपलाइन है उसे मुकम्मल किया जाए, जो प्रोजेक्ट्स अधूरे रह चुके हैं, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है। जो सूरत हाल है सितंबर से अक्टूबर तक मुमकिन तौर पे अभी बड़ी किसी झड़प का या जंग का खतरा इस वजह से टल चुका है कि मिड टर्म इलेक्शन इस वक्त सर पे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस वक्त जो भारी कीमत चुका चुके हैं, जिसका वो गाय बगाए इजहार भी कर रहे हैं, जो तेहरान में नमाज जनाजा थी आयतुल्लाह खामनाई की, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मैं चाहता तो हमला कर सकता था, तमाम ईरानी अवाम को, उनकी लीडरशिप को निशाना बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो फिर मुज़ाकरात के लिए कोई बाकी ना बचता, हम किससे मुज़ाकरात करते। साथ में उन्होंने इस हैरानगी का इजहार भी किया है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ईरान की अवाम अपने लीडर से इतनी मोहब्बत करते हैं और वो उसके लिए इतना रो रहे हैं। तो जो ब्रीफ किया गया था नेतन्याहू की तरफ से, जो ट्रैप बिछाया गया, जो जाल बिछाया गया, डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर बुरी तरह से फंसे हैं और वो इस चीज का एतराफ भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो एक सुपर पावर के सदर भी हैं, तो उन्हें किसी की ब्रीफिंग पे बगैर किसी कंफर्मेशन के एक मुल्क पे चढ़ दौड़ने का जो फैसला है वो सोच समझ के करना चाहिए था, तो वो इससे बरी जिम्मा हो नहीं सकते। और अब वो कह तो रहे हैं बार बार कि ये जो होने वाला मुआहिदा है ये बराक ओबामा से 2015 में किए जाने वाले मुआहिदे से बहुत बेहतर है। वो खुद को पीस मेकर का खिताब दिलवाते हैं, उनका नोबेल इनाम दिलवाने का हकदार ठहराते हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत से मजालिम ढाए हैं। वेनेजुएला के ऊपर भी उन्होंने किया, और अब ईरान के बाद अगली बार क्यूबा की होगी, ग्रीनलैंड की होगी, या किसी और मुल्क की होगी। चूंकि जो उनका प्लान था वो चौपट हो चुका है। जो ईरान के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हो नहीं पाया। ईरान ने उनको एक्सपोज किया। दोनों ममालिक के दरमियान, यानी कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान एक दरार भी आ चुकी है, एक खलीज आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका आगे के जो अपने प्लान्स हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। लेकिन बहरहाल इसी मौके पर तेहरान ने अपनी एक मजबूत सिविलाइजेशन का जो प्रचार किया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि उनकी जो बुनियाद है वो बहुत ही मजबूत है, उसे किसी हमले से, किसी एक लीडर को शहीद करने से मिटाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को मारने का इस वक्त जो मुतालबा है वो शिद्दत पकड़ चुका है, बदला लेने का मुतालबा शिद्दत पकड़ चुका है। और इस पर तबसरा भी हुआ, इस पर तज़िये भी हुए और इस पर ऐलानात भी हुए। इस पर लोगों ने कहा कि वो इस चीज़ को, अपने बदले को भूलेंगे नहीं जो उनके लीडर को निशाना बनाया गया है, उनकी मुल्क की जो बुनियादें थी उन्हें हिलाने की कोशिश की गई है। तो ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हो चुके हैं, और ये सारा प्रोसेस अगर स्मूथली हो जाता है, उनके ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जो पाबंदियां लगी हुई थी और जो उनके असासे फ्रीज किए गए थे, अगर ये सारा कुछ स्मूथली हो जाता है तो फिर ईरान एक मजबूत मैशत के साथ न सिर्फ इस खत्ते का एक अहम प्लेयर बन के उभरेगा, बल्कि वो सहूलत का जो इस खत्ते के अंदर इजराइल या अमेरिका की सहूलतकारी करते रहे हैं, उनके लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकता है, जिसमें हमारे कुछ ब्रदर ममालिक भी शामिल हैं जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। और हम जानते हैं कि वो कौन से ममालिक हैं। बहरहाल भारत के अंदर ये सेंटिमेंट बड़ी शिद्दत के साथ उभर रहा है कि मोदी सरकार ने इस तमाम एपिसोड के अंदर एक लूजर का किरदार अदा किया है और वो इससे कोई भी फायदा नहीं उठा सके। इसके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान भी, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या फिर दीगर मामलात को हाईलाइट कर रहा है, तो उससे भारत जो एक्सपोज हो रहा है। और ये जिस तरह से नेतन्याहू ने बयान दिया है कि भारत एक ऐसा मुल्क जो कि उनका इत्तेहादी है या हिमायती है, ये इस चीज़ को भी तकवीत देता है कि दोनों की आइडियोलॉजी एक है और दोनों इस दुनिया में इंसानियत के दुश्मन है। बहरहाल लास्ट में आपको बताते हैं, तेहरान के अंदर शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात इमाम हुसैन स्क्वायर पर लाखों लोगों ने, इसमें करोड़ों लोगों में शिरकत की है।
जो नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, जो इंतज़ामात थे वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और एक ज़बरदस्त अरेंजमेंट वहाँ पे देखा गया। रियासती सोग के तीसरे दिन तेहरान की सड़कों पर लाखों शहरी जमा हुए। शहीद रहबर मुअज़्ज़म का जस्तिखाकी आज तेहरान के मरकजी रास्तों से होता हुआ आज़ादी स्क्वायर की तरफ ले जाया जाएगा। तेहरान के बाद शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्तिखाकी कुम और फिर इराक में करबला और नजफ के लिए ले जाया जाएगा, यानी कि इराक में भी इसे ले जाया जाएगा और वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद आयतुल्लाह ख़ामनाई के चाहने वालों की मौजूद है। और फिर आखिर में इराकी शहरों नजफ और करबला मोहल्ला में ज़ियारत के बाद तदफीन जो है वो 9 जुलाई को मशहद में उनके आबाई इलाके में की जाएगी। और हम देख रहे हैं कि इस मौके पर एक यूनिटी, एक डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग नेशन का जो मैसेज है वो ईरान देने में कामयाब हुआ है। और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ डेलीगेशन आ रहे थे उनकी मौजूदगी में जो मैसेज दिया गया है स्पेसिफिक हर डेलीगेशन के लिए जो आयत चलाई गई है उसके लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम था। उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं और ईरान की तमाम जो अरेंजमेंट्स थी, जो मैसेज ईरान से गया है उसे भी सराहा जा रहा है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।